हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन जेवियर्स ऑनलाइन। देखिए, आज क्लास नाइन्थ का मैथ का एक इंट्रोडक्शन टू इक्लूड ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसका हम लोग जानेंगे हिस्ट्री, नीड, आइडिया एंड यूजेज इन मॉडर्न ज्योमेट्री। ओके, इसका यूज़ कहाँ से होता है, इसके कुछ पॉस्टुलेट है, एग्जाम्स है। उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इसका हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से इसका अगर मैथ के बारे में कोई पूछेगा कि इसका फादर कौन है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसका हम स्टार्ट करते हैं इसके हिस्ट्री से। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो ज्योमेट्री जो टर्म है, जो आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ज्योमेट्री। यहाँ पे आपका ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्री जो टर्म है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो ज्योमेट्री जो है ना, आपको दो वर्ड से बना हुआ है। आपका ज्योमेट्री जो है दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज एंड जियो एंड मैट्रियन। ये आपका रिपीट है। ठीक है, ये आपका जियो अर्थ, मैट्रियन टू मीजर। ये आपका देखिए टू वर्ड से बना हुआ है, जियो और मैट्रियन। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मीजर का मतलब होता है, मैट्रियन का मतलब होता है टू मीजर। यानी जब ज्योमेट्री का स्टार्ट हुआ तो बेसिक जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसका स्ट्रक्चर से, चाहे आप क्या देखते थे कि स्टार्टिंग में ये सब आपका ग्रीक की बात है, तो नील नदी के किनारे होता क्या था, क्या कि जब नील नदी ओवरफ्लो हो जाती थी तो वहाँ पे जो आसपास के जितने भी किसान थे, सारे किसानों के खेत में पानी भर जाता था। लेकिन जब फिर वो किसान जो है ना, क्या होता था, जब पानी फिर से नदी में पहुँच जाती थी तो किसानों के जितने भी वहाँ पे जो क्या होता है, बाउंड्रीज दी होती है, एक किसान का दूसरे किसान से खेत के लिए जो मेड़ दिया रहता है, बाउंड्री जिसको बोलते हैं, आरी जिसको बोलते हैं, वो जो दिया रहता है तो वो ढह जाता था। तो उसको क्या होता था, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे जो मैथमेटिशियन ने डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए, डिफरेंट डिफरेंट आपका डिवाइसेस बनाए। और उसी के डिवाइसेस को बनाने के लिए ये आपका जो टर्म हुआ, ये ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ। चूँकि सारा चीज़ जो है वो वहीं से स्टार्ट होता है, जैसे एरिया का कॉन्सेप्ट, लेंथ का कॉन्सेप्ट, ब्रेथ का कॉन्सेप्ट, पॉइंट का कॉन्सेप्ट, पार्ट का कॉन्सेप्ट, सारा वहीं से आया है। इसलिए ज्योमेट्री जो है ये दो टर्म से बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री इसका समझ लें कि ये जो है ना, ज्योमेट्री जो है वो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता था। तो ज्योमेट्री जो है आपका सबसे पहले इजिप्ट, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीस, इस सारे में आपका क्या होता था कि ये हम लोग स्टडी करते थे। लेकिन स्टार्टिंग में ये सब जितना भी चीज़ें जो हैं वो रिटन रिकॉर्ड में नहीं थी। ठीक है, सारा जो है ओरली ट्रांसफ़र होता था। अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन का आप देखें तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज होता था, दैट इज़ अबाउट 3000 BCE में। यहाँ पर भी ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता था। अगर हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो रूम थे वो भी डिफरेंट साइजेज में बने हुए थे, वहाँ पे जो रोड थे वो भी क्या था कि आपका इस टाइप का बना था, यानी पैरेलल लोड्स बना हुआ था। यहाँ पर भी घर बना हुआ था, यहाँ पर भी घर बना हुआ था। साथ ही ये जो आपका रोड था इसके अंडरग्राउंड में वाटर बना हुआ था, जो अभी आपका जो मॉडर्न घर घर देखते हैं, जो मॉडर्न शहर देखते हैं, उसकी तरह बसाया गया है। ठीक है, तो इस सब से मालूम चलता है कि वहाँ पर भी ज्योमेट्री का यूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता था। साथ ही वहाँ के उस समय के जो लोग थे वो भी स्किल्ड थे मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स में। और वहाँ पे जो ईंटें यूज होती थी उसमें भी 3 डायमेंशन का, ये जैसे अभी जो आप ईंट देखते हैं उसमें आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट रहता है, तो ये 3 डायमेंशन का होता था। वहाँ पर भी जो ईंट होते थे वहाँ पर भी 3 डायमेंशन का यूज होता था। यानी उसका लेंथ जो है वो आपका ये 4:1, 2:1 जो है ये आपका L, B और H के रूप में होता था। ठीक है, तो ये जो है ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बनाएंगे आप, यहाँ पे ब्रिक बनाएंगे तो ये जो बनेगा, ठीक है, तो ये जो है आपका लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों रहना चाहिए। तो इस ढंग से यहाँ पर भी हमें ये समझ में आता है कि जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी आपका मैथमेटिक्स का यूज होता था और ज्योमेट्री जो है बहुत ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता था कि सुलभ सूत्र यूज होता था, दैट इज 800 BCE से 500 BCE में। ठीक है, सुलभ सूत्र में क्या था कि मैनुअल्स था, बहुत सारे जो ट्रिक्स लिखे हुए थे, बहुत सारे जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन लिखे होते थे उसको किस ढंग से बनाना है उसका यूज होता था। ये 800 BCE से 500 BCE तक रहा।
ठीक है। उसके बाद वैदिक पीरियड में भी आप बहुत सारे जो बुक्स देखेंगे, उसमें भी क्या होता था कि उसमें भी बहुत सारे अल्टर की चर्चा होती है। अल्टर का मतलब हो गया कि जिसको हम लोग वेदीज बोला जाता है, या फायर प्लेसेस, जैसे पूजा पाठ होता है तो उसमें आप देखते हो किसी ढंग में चौकोर होता है, कहीं पे त्रिकोण यूज होता था। तो वो जो वैदिक राइट्स होता था वहाँ पर भी ज्योमेट्री का यूज होता था, क्योंकि जब मेजरमेंट आप अगर आपके घरों में या आसपास में कहीं पर भी पूजा पाठ होता होगा, तो आप देखते होंगे कि उसका एक फिक्स मेजरमेंट होता है, और उसी के आधार पे ये जो वेदीज राइट्स वगैरह हैं उसका निर्माण होता था। ठीक है। अब देखिए जैसे स्क्वायर्स हो गए, चाहे सर्कुलर अल्टर्स, ये अल्टर्स का मतलब हो गया कि वेदीज या फायर प्लेसेस जहाँ पे आग जलाई जाती थी। तो जो स्क्वायर है इस ढंग से हो गया, चाहे सर्कल हो इस ढंग से, ये जो है ना हाउस होल्ड रिचुअल्स में यूज होता था, मतलब घरों में अगर पूजा पाठ करना है तो इस ढंग से सिंपल यूज होता था। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पर घर के अलावे कहीं पे यूज होता था, तो वहाँ पर जो है आपका दूसरा तरह से यूज होता था, मान लीजिए इस ढंग से यूज हो गया, या क्या होता है कंस्ट्रक्शन जो है वो इस ढंग से होता था। ठीक है। तो इस ढंग से यूज होता था, तो इसमें दोनों में डिफरेंस दिखा जा रहा है, ये हाउस होल्ड वर्क के लिए और ये जो है आपका आउटसाइड के लिए। ये जो है अगर मान लीजिए घर से बाहर कहीं पे पूजा पाठ हो रहा था तो वहाँ पे इसका यूज होता था। ठीक है। तो ये चीज़ था। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है एक श्री यंत्र है जिसका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। इसका जो वर्णन है वो आपको अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है। इसमें क्या होता था कि ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, ये 9 जो है ना आइसोस्केल ट्रायंगल्स का एक दूसरे के साथ मिक्सअप है, और ये इस ढंग से मिक्सअप है कि जब इसको काउंट किया जाएगा तो 43 जो है सब सीडरी ट्रायंगल्स बनेगा। ये मतलब बाद में जब इसको भी आप मेजर करेंगे, इसका भी जब इस सारा ट्रायंगल्स को आप काउंट करेंगे तो 43 ट्रायंगल्स बन के निकल के आएगा। ये 9 ट्रायंगल्स का इस प्रकार से उसको इंटरवोवन किया गया था, मतलब एक दूसरे के साथ इस ढंग से पिरोया गया था कि 43 जो है वो ट्रायंगल्स बन के आता था। ये है श्री यंत्र। ठीक है। ये आपका अथर्ववेद में मिलता है। तो ये सब बताता है कि हमारे जो एंशियंट टाइम्स में भी मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होता था, लेकिन वो सारा रिटन रिकॉर्ड में नहीं था। ठीक है। और सारा जो है ना वो अनसिस्टमेटिक मैनर में था, एक दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फॉलो हो रहा था वो मतलब सिर्फ एक प्रैक्टिकल स्किल, जैसे अब मान लीजिए हमारे पास कोई प्रैक्टिकल स्किल है, तो अगर मान लीजिए रिटेन रिकॉर्ड नहीं है तो वो क्या, जैसे म्यूजिशियन है गाना बजाना जानता है या म्यूजिक प्ले करना जानता है, तो उसका तो अब बहुत सारे क्या होता है नोट्स बना के रखना, या इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करना है ये सब ट्रिक बना के रख देते हैं, तो वो तो एक रिटन रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन सिर्फ सीख लेते हैं, कोई क्या होता है बहुत सारे जो है ना वो देख देख के सीख लेते हैं, यानी हम उससे सीख लिए वो उससे सीख लिए। तो गुरु जो है ना अपने जो शिष्यों को वो ज्ञान दे करके सीधा चले जाते थे, सिखा करके चले जाते थे। तो यही कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं रहता था, बस ये जो स्किल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होते रहता था। ठीक है। तो बस प्रैक्टिकल देखिए यहाँ पर भी आपको बताया गया कि बेबेलियंस जो है ना सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पसेस का यूज होता था। ठीक है। और डिड एवरी लिटिल, यहाँ पे बेबीलोनियन और इजिप्टियन यूज ज्योमेट्री मोस्टली फॉर प्रैक्टिकल पर्पस एंड डिड एवरी लिटिल टू डेवलप एज ए सिस्टमेटिक साइंस, इसको एक सिस्टमेटिक साइंस के रूप में उभारने की कोशिश की गई। ठीक है। तो ग्रीस में क्या हुआ कि यहाँ पे बाद में डिडक्टिव रीजनिंग पे थोड़ा सा जोर दिया गया कि ये क्यों होता था। उससे पहले जो है ना ये क्यों और इसका कोई ये नहीं खोजा गया कि इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि नहीं, काम अगर रिकॉर्ड में बन गया उससे काम चल जाता था तो वहीं तक जा कर के इसको छोड़ दिया जाता था। ठीक है। तो क्यों और किस लिए के पीछे कोई लोग नहीं भागते थे, लेकिन ग्रीस में जो है ना ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ओके। और उन्होंने ही इस चीज़ में थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया कि किस चीज़ के लिए, एस्टेब्लिश द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हम स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तुम जो है बहुत तुम जो है ये काम क्यों कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो लेकिन हम सीधा कर रहे हैं कि आई एम ए बॉय,
तो यह ना तो ये क्वेश्चन है ना ही ये एक्सक्लामेशन मार्क्स है, कुछ भी नहीं है। तो ये सीधा एक स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट को अगर हम जज कर सकें कि वो सही है या गलत है अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे, ठीक है, तो वही जो जो ऑब्जर्वेशन हम यूज करते हैं तो वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है कि वो क्यों किस लिए। उसके लिए सारा चीज़ का हम बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स को तलाशते हैं। ठीक है, कि वह तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे नहीं होता है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करता है। जैसे कह देंगे कि वह सुंदर है, तो सुंदरता जो है वो पर्सपेक्टिव डिफर करती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होती है। ठीक है, जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, और तो उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया हमने बोला कि ट्रायंगल्स के तीनों कोनों का योग जो है, सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो आपका 180 डिग्री है, तो इसको प्रूफ किया जा सकता है बाद में। ठीक है, तो इसको किसी भी मेथड के द्वारा जिस जिस स्टेटमेंट के द्वारा यूज करके हम इसको प्रूफ करते हैं तो वो सब डिडक्टिव रीजनिंग के तहत आता है, और फिर आगे उसको थ्योरम के नाम से जाना गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो आपका जो मैथमेटिशियन है उनका यहाँ पे पिक्चर लगा हुआ है। ये जो है आपके हैं थेल्स, ये है आपका थेल्स साहब। ठीक है, और ये जो हैं ये हैं आपके पाइथागोरस, ये हैं पाइथागोरास। ये इस लोगों का थ्योरम जो है ना अपने आगे आप बहुत सारा पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम बहुत सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों थे ना ये भी बहुत मैथमेटिशियन थे, और इनके जो है ना ये चेले थे जिसको डिसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये आपका डिसिपल है। तो ये सबसे बड़े थेल्स जो है ये बहुत ही बड़े क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, उन्होंने ही पहला प्रूफ दिया था कि सर्किल जो है, सर्किल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। एक सर्किल जो है, ठीक है, सर्किल में अगर मान लीजिए ये डायमीटर खींचा जाए तो इसको बाइसेक्ट किया जा सकता है, इसको फिर उन्होंने प्रूफ किया। तो ये जो है इनके द्वारा फर्स्ट थ्योरम दिया गया था कि सर्किल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, यानी एक जो है यहाँ पे कर दिया जाएगा तो ये जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा, ये थेल्स के द्वारा। उसके बाद पाइथागोरस आए जो कि 572 बीसी में आए। उन्होंने ही एक उन वो और उनके बहुत सारे जो ग्रुप थे, सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके जो ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने मिल करके ज्योमेट्री को ग्रेट लेवल तक पहुंचाया। और उसके बाद 300 बीसी तक उन्होंने बहुत सारा जो है वो अलग अलग जो है प्रूफ दिया, लेकिन किसी को भी उन्होंने कलेक्टेड करके नहीं रखा। बाद में जब यूक्लिड आए, ठीक है, वो उस समय कोई जो है ना एक बहुत ही बड़े मैथमेटिक्स टीचर थे अलेक्जेंड्रिया में। ठीक है, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, उन्होंने जितने भी जैसे थेल्स का आपका है, उसके बाद फिर पाइथागोरस का है, सारा चीज़ को उन्होंने एक कलेक्शन किया, और कलेक्शन करने के बाद एक ट्रीटीज उनका जो एक संकलन था उसमें जो है ना उन्होंने उसको एकत्रित किया, और उसको उन्होंने जो है ना उसको एलिमेंट नाम दिया। उन्होंने जो पूरा आपका जैसे जिसको अभी आप बुक बोलते हैं, और प्रत्येक जो आपका एक कंटेंट रहता है चैप्टर्स जो है उसको चैप्टर्स बोलते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा जो आपका कंटेंट है, पूरा जो बुक जिसको बोलते हैं उसको एलिमेंट बोला गया, और उसमें प्रत्येक जो चैप्टर है उसको उन्होंने बुक बोला। ठीक है, ये थे हमारे यूक्लिड साहब, ये जो है ना यही है हमारे यूक्लिड जिसके बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है। तो यूक्लिड कौन थे, एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, कहाँ के थे, अलेक्जेंड्रिया के थे। उन्होंने क्या किस नाम का बुक लिखा था, एलिमेंट का, और उन्होंने प्रत्येक चैप्टर का नाम जो है वो बुक रखा था, और जिसको उन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले यूक्लिड ने मैथमेटिक्स को एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड माना, यानी विश्व में फैले हुए जितना भी चीज़ें हैं उसका उन्होंने संग्रह किया, उसी के आधार पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, उसी का एब्स्ट्रैक्ट मॉडल मानते थे मैथमेटिक्स को, जिस दुनिया में वो रहते थे। ठीक है, तो ये सर जो है वो यूक्लिड की ही देन है कि सारा चीज़ का संकलन जो है सबसे पहले वो स्टार्ट किया, तो इसलिए उनका जो है नाम जो है वो हम लोग एक इज्जत से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जब बुक लिखा, तो बुक को मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने पूरा जो है ना इसको एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड माना, इसीलिए उन्होंने बहुत सारा चीज़ों को डिफाइन करना स्टार्ट किया। बट
बहुत सारे चीज़ जो है ना वो अनडिफाइंड रह गया, उसको सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के आधार पे, ठीक है, उसको मानने लगा। चूँकि क्या था कि जब उन्होंने देखा कि प्रत्येक चीज़ को जब डिफाइन करने लगे तो वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका एग्जांपल्स लेंगे कि अंडा है ना, कि अगर पूछेगा कि सोना क्या होता है, सोना आप लोग देखते हैं, ठीक है, लोहा क्या होता है देखते हैं। तो वही चीज़ है कि कुछ चीज़ों को हम लोग देखते हैं ना, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि भाई ये सोना है, ये लोहा है। तो ठीक है, अब सोना का डेफिनेशन कोई पूछेगा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लोहा का डेफिनेशन कोई पूछा, हम लोग अगर नींद है तो नींद एक फीलिंग है, इसका अगर डेफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि रेस्ट की अवस्था कह सकते हैं, जब हम जागे हुए नहीं रह सकते हैं तब कह सकते हैं। तो अब फिर जागना का डेफिनेशन पूछेगा तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो यही चीज़ है इस टाइप का चीज़ में, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, प्लेन हो गया, इसको या तो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल के द्वारा दिखा दीजिए। पॉइंट क्या है, अभी हम सिंपली मान सकते हैं कि लोकेशन, ये देख लीजिए यही ये पॉइंट होता है, कुछ नहीं, कहीं पर भी एक डॉट डाल दीजिए, ये पॉइंट हो गया, ठीक है, कहीं पर भी लोकेशन बता दीजिए, पॉइंट हो गया। लाइन क्या हो गया, या तो एक पेज को मोड़ लीजिए या इसे सीधा खींच लीजिए, या कोई मान लीजिए मॉडल के द्वारा हम दिखला सकते हैं, चाहे पेज को मोड़ लेंगे, चाहे पेपर, चाहे मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए टेबल है, अगर सॉलिड है उसका किनारा हो सकता है। तो ये सब को हम लोग मॉडल के, तो प्लेन क्या है कि जो भी आपका फ्लैट होता है वो सब प्लेन कहलाता है, ठीक है। कोई भी आपका चीज़ हो सकता है, जैसे कागज़, टेबल, कुर्सी, मान लीजिए घर का मेज, फर्श, सतह, सारा चीज़ प्लेन हो सकता है। तो ये सब चीज़ को फिर अनडिफाइंड माना गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, ओके। अब देखिए इसको हम लोग किसके द्वारा से मान सकते हैं, मॉडल्स का, फिजिकल मॉडल्स, फिजिकल मॉडल के आसपास में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं वो हमारा फिजिकल मॉडल्स कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे मान लीजिए सॉलिड, डायमेंशन, ठीक है, इस सब का जो डिफिनीशन है वो ऑब्जर्वेशन के आधार पे दिया गया, ठीक है। और इसको डेफिनेशन माना गया, इसका जो है ना उस टर्म दिया गया, सॉलिड, डायमेंशंस, इसको डेफिनेशन दिया गया, ठीक है। और उन्होंने कुछ जो बहुत सारे जो स्टेटमेंट दिया किसी के फेवर में, कोई भी मान लीजिए सॉलिड उठाया, उसके बारे में कुछ जो लिखा, स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट दिया, उसको डेफिनेशन माना गया, ठीक है। ही समराइज दिस स्टेटमेंट एज डेफिनेशन। उन्होंने 23 डेफिनेशन को बुक फर्स्ट में, जैसे एलिमेंट्स जो है ना, मैंने बताया कि एलिमेंट्स को 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया, जिसको प्रत्येक को बुक्स बोला गया है। तो 13 में जो पहला भाग है उसी में उन्होंने 23 डेफिनेशन को लिस्ट किया है। जैसे उसमें से कुछ डेफिनेशन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए। पहला जो है, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज़ नो पार्ट। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट की बात कहेंगे, पॉइंट का तो डिफिनेशन दे दिया, लेकिन फिर पार्ट का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो पार्ट क्या, उसको तो हमको समझना पड़ेगा। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अब क्या है, लाइन ऐसा चीज़ होता है जो ब्रेथलेस होता है, ये हो गया। लेंथ का डिफिनेशन उन्होंने नहीं दिया, ठीक है, ये अनडिफाइंड टर्म है। अब देखिए द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अब जैसे ये लाइन है, इसका जो ये एंड है, ये पॉइंट कहला सकता है, ये पॉइंट कहला सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। अब देखिए स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन मतलब जो कि मान लीजिए पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला दिए तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। और सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। बस वही चीज़, मान लीजिए ये हो गया, इसका सरफेस हो गया, ठीक है। द एजेज ऑफ ए सरफेस एट लाइन। अब ये सरफेस है इसका, ये जो है ये किनारा, इसको लाइंस कहा गया। तो देखते हैं सारा जो है, अब देखिए यहाँ पर भी लाइंस का डिफिनीशन दिया गया है, यहाँ पर भी पार्ट का डिफिनीशन दिया गया है। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ये दिया गया है, ठीक है। अ प्लेन इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन टू इटसेल्फ। अब प्लेन क्या होगा, ऐसा सरफेस होगा विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन टू इटसेल्फ। अब देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके साथ इवनली रूप में, जो बहुत सारे स्ट्रेट लाइन के रूप में इवनली अगर पड़ा रहे तो वो आपका सरफेस कहलाएगा, ठीक है, प्लेन कहलाएगा। उसके बाद देखिए प्लेन एंगल्स इज द इंक्लाइनेशन ऑफ वन अनदर ऑफ टू लाइन्स एट इन ए प्लेन विच मीट वन अनदर हैंड एंड डू नॉट लाई इन ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए एक हो गया ये, है ना, प्लेन एंगल, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये आपका प्लेन एंगल बनाता है। तो एक दूसरे पर लाई नहीं कर रहा है, एक पॉइंट पर वो मीट करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है उन्होंने ऑब्जर्वेशन के आधार पे इस चीज़ को डिफाइन किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डेफिनेशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक्सियम्स का, पोस्टुलेट का।
तो पोस्टुलेट क्या होता है? अब जो मान लीजिए कुछ तो उन्होंने कुछ जो टर्म लिखा उसका तो नाम दे दिया गया उन्होंने, डेफिनेशन दे दिया गया, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेट करके दिया गया, ठीक है। लेकिन उसी में कुछ ऐसी एजम्पशंस, मतलब जब उन्होंने सारा चीज़ ऑब्जर्वेशन किया तो बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट दिया, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया, ठीक है, जिसको पोस्टुलेट और एग्जाम्स के में डिवाइड किया गया। दो चीज़ होता है, जैसे जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, जो उसको ऑब्जर्वेशन के आधार पे लिख दिया गया, उसी को उन्होंने पोस्टुलेट और एग्जाम्स माना गया। यूनिवर्सल ट्रूथ का क्या मतलब कि जो सर्वशक्तिमान हो, जिसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं हो, ठीक है, जैसे सोना पीला होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको देख करके समझ सकते हैं। सूर्य जो है पूरब में उगता है, ये देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो दूध जो है उजला होता है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मैथमेटिक्स में भी कुछ उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया जिसको आप देख करके ऑब्जर्वेशन के आधार पे पता लगा सकते हैं, ठीक है, जिसको पोस्टुलेट और एग्जाम्स में डिवाइड किया गया। अब देखिए पोस्टुलेट और एग्जाम्स में क्यों डिवाइड किया गया, दो टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट हो गया पोस्टुलेट, दूसरा हो गया आपका एग्जाम्स। तो देखिए पोस्टुलेट जो है ना वो आपका एग्जाम्स जो कि सिर्फ ज्योमेट्री तक ही सीमित रह गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ ज्योमेट्री तक में हो गया, उसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं। पोस्टुलेट जो है ना, दिस इज अ वर्ब, पोस्टुलेट का मतलब होता है कि जो हम लोग ऑब्जर्वेशन के आधार पर, पोस्टुलेट जो है ना एक वर्ब है, यानी अपने जो ऑब्जर्वेशन के आधार पे अगर हम कुछ टर्म देते हैं, कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, जिसका हम लोग क्या करते हैं, फिर जजमेंट पता करने की कोशिश करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग के आधार पे या ऑब्जर्वेशन के आधार पे कि ये सही है कि नहीं। अगर सही हो गया तो पोस्टुलेट मान लिया जाता है, ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं माना जाता है। एग्जाम्स क्या हो गया कि वैसा एजम्पशन जो कि सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स और भी जितने भी अदर ब्रांचेज हैं मैथमेटिक्स को, ठीक है, उसके तहत जो आपका एजम्पशंस गया उसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्स। और जो एजम्पशन सिर्फ ज्योमेट्री तक सीमित रह गया उसको हम लोग बोलेंगे पोस्टुलेट। ये देखिए ये हो गया पोस्टुलेट, और यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्स हो गया, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड ने 7 बेसिक एग्जाम्स दिए और 5 पोस्टुलेट दिए। कितने बेसिक एग्जाम्स दिए उन्होंने? 5 बेसिक एग्जाम्स दिए और 7 बेसिक एग्जाम्स दिए और 5 पोस्टुलेट दिए। अब 7 कौन कौन बेसिक एग्जाम्पशन है इसको यहाँ पे देखिए। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब वैसी चीज़ें जो इक्वल टू द सेम थिंग्स, जैसे अगर मान लीजिए एक बी है, ठीक है, अब ये इसको हमने फिक्स वैल्यू मान लिया। अब बी के अलावे अगर मान लीजिए ए हो, और अगर मान लीजिए बी के इक्वल जो है सी हो, अगर बी को इक्वल फर्स्ट में हमने ए माना और इसी बी के इक्वल हमने सी माना, तो यहाँ पे ए इक्वल जो है वो सी होता है, यानी ए इक्वल सी होता है, जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होता है, जिसको हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं, या राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर है, यानी किसी का एक साइड अगर बराबर है तो उसका अदर साइड भी बराबर होता है, यही चीज़ होता है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, अब जैसे ए जो है वो सेम थिंग्स बी के इक्वल है, ठीक है, और सी भी जो है वो बी के इक्वल है, चूँकि ये दोनों इसके इक्वल है इसलिए ये भी क्या होता है, ये इक्वल होता है। ये फर्स्ट एग्जाम्स है, ये यूक्लिड के द्वारा दिया जाता है, जो कि हमारा हर हमेशा यूज होता है। दूसरा, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स, अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, मान लेते हैं इफ़ ए है ना इक्वल सी हो, अगर ए इक्वल सी हो, ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए ए प्लस बी अगर ऐड कर दें तो इक्वल जो है वो सी प्लस बी होता है, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको आप एग्जाम्पल्स दो के पास 10 रुपया है, दोनों में 5-5 रुपया जोड़ दीजिए, तो ये भी 15 और ये भी 15, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसको किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्जाम्स, ठीक है। इफ्स इक्वल और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, सेम चीज़ है, जैसे यहाँ पे हमने जोड़ा था, यहाँ पे घटा दीजिए, यहाँ पे घटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, ठीक है, ये 5 बच जाएगा, यहाँ पे घटा दीजिए तो ये क्या बचेगा, ये 5 बच जाएगा। तो ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। नेक्स्ट क्या है, थिंग्स विच coincides विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब coincides का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये तख्ती है,
ठीक है, इसी के ऊपर एक और तख्ती हमने डाल दिया, ऐसा तख्ती। ठीक है, तो क्या होता है, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब जैसे एक लाइन है, इसके ऊपर एक और हमने लाइन डाल दिया। ठीक है, तो ये लाइन जो है, अगर इसके ऊपर एक और लाइन आ जाए जो इसको कवर कर ले, तो क्या होता है, इक्वल होता है। अब मेरे इतना आपके जो है कहते हैं कि 5 रुपए का कोई सिक्का है, दूसरा भी सेम 5 रुपए का सिक्का हो, साइज सेम बराबर हो। ठीक है, अगर सिक्का छोड़िए, मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, कोई मान लीजिए मिट्टी का टुकड़ा है जो गोल है, ठीक है, या स्फेयर है, कोई भी साइज़ का है, अगर सेम दो चीज़ ले जाए, अगर बॉल खरीदने जाते हैं, तो बॉल अगर खरीदने जाते हैं कॉस्को का, तो कोई भी बॉल आप खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं वहाँ पे साइज़ नहीं देखते हैं, क्योंकि सारा का साइज़ जो है, क्वालिटी जो है वो सेम ही रहती है। तो वही चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में, ये सब चीज़ जो है ना सिमिलरिटी को उत्पन्न कर देता है। थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर इक्वल टू वन अनदर, तो ये सब आपके आगे जो है ना सिमिलरिटी का डिफिनीशन ले जाता है, यही चीज़ है। ठीक है, तो इसको बाद में सिमिलरिटी इसी सब का आधार लेकर के बहुत सारे सिमिलरिटी के क्वेश्चन जो है वो आपको कॉन्ग्रुएंसी के जो है वो और का जो है वो प्रूफ किया गया। यानी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि अगर वो दो चीज़ें जो एक दूसरे को कम्प्लीटली रूप से कवर कर ले, तो आपका क्या कॉन्ग्रुएंस कहलाता है। ठीक है, सिमिलरिटी में रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब देखिए, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मान लीजिए क्या होता है कि अब जैसे एक मान लीजिए ये कोई बक्सा है, इसका ये क्या है, ये पेंदी का भाग है। ठीक है, और ये पूरा जो है ना वो ऊपर का भाग है। ठीक है, ये देखिए ऐसा, ये मान लीजिए पेंदी का भाग है, ये जो है उसका ऊपर का भाग है। तो ये टोटल जो होगा, ये इससे अगर मान लीजिए इस पार्ट को हमने ए नाम दिया, इस पार्ट को हमने बी नाम दिया, तो ए जो है, ठीक है, क्या कर रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो होल क्या बन गया, ये टोटल बन गया, है ना। और पार्ट क्या बन गया, ए भी, ए को अगर सिर्फ लेंगे तो ये भी एक पार्ट है, बी को अगर लेंगे तो ये भी एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आएगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी। ठीक है, और ए प्लस बी को अगर हम मान लीजिए, इस टोटल को अगर हम मान लीजिए सी नाम दे दें, तो ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो यही चीज़ है, सी जो है वो ए प्लस बी तो ज़रूर होगा ना, सी कहीं ना कहीं क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। वैसे भी देख सकते हैं कि आप मान लीजिए, आप कोई आप रसगुल्ला खाते हैं 10, कोई 5, तो 10 का एक पैकेट आता है डिब्बा, तो वो पूरा होल हो गया, उसमें से एक निकाली, वो पार्ट हो गया, तो क्या हो गया, वो छोटा होगा। ठीक है, होल जो है बड़ा होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अब देखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अब सेम थिंग्स है ये, जैसे मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और जो है ये एक का डबल हम करेंगे, तो ये क्या होगा, इंटू टू। तो ये मान लीजिए बी आया, फिर से ये सेम थिंग का डबल करना है, यानी इसका भी डबल करना है, तो ये भी तो यही आएगा ना। इसको सी नाम रख देंगे, उससे क्या मतलब है ना। दो जो है, अगर किसी भी चीज़ का दोगुना जो है वो तो सेम ही होता है। things which are halves of the same things are equal to one another। अब things which are halves of the same things, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये है एक लाइन, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे हमने सी कर दिया। ठीक है, ये जो कि आपका मिडिल है, ये हम मान लेते हैं कि ये मिडिल में है। ठीक है, तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द थिंग्स, यानी ए बी जो है ना, ए बी बाई टू बराबर क्या होगा, ए सी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू इजकल टू, अब ये भी चूँकि मिडिल में है, तो ये भी क्या होगा, बी सी। अब देखिए यहाँ पे थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। अब देखिए ये जो है ए सी जो है वो भी इसके इक्वल है, और बी सी जो है ये भी इक्वल है। अब यहाँ से सीधा एग्जाम्स फर्स्ट पे आ जाइए, या लेफ्ट साइड बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा। ये आपका क्या है, 7 एग्जाम से। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आता है यहाँ पे। इसको एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए बी बाई टू इजकल टू ए सी, और यहाँ पे हमने लिखा फिर से ए बी बाई टू इजकल टू
बी सी। तो ये ए बी बाई टू इधर है तो ए सी इजकल टू बी सी इधर हो जाएगा। ठीक है, यानी थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, नेक्स्ट देखिए पॉस्चुलेट। अब देखिए इसमें हमने बताया था कि 7 जो है वो एग्जाम्स है और 5 पॉस्चुलेट है। तो पॉस्चुलेट को एक एक करके समझेंगे। जो फर्स्ट पॉस्चुलेट है वो ये है कि इक्वल्स, जो पॉस्चुलेट है, a straight line may be drawn from any one point to any other point। अब देखिए एक स्ट्रेट यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ठीक है, इससे फ्रॉम एनी वन पॉइंट, चलिए इस पॉइंट को हमने नाम डाला ए, ठीक है, टू एनी अदर पॉइंट। अब मान लीजिए यहाँ से हमें एक दूसरा पॉइंट है, इसको हम कुछ नाम डालेंगे बी। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं ना। दूसरा, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पास थ्रू देम। अब इस दो जो है के अलावे कोई अदर तो लाइन नहीं पास कर सकता। इससे अगर पास करेगा तो इधर पास करेगा, इधर पास करेगा, इधर पास करेगा, ऐसे पास करेगा, यहाँ से भी ये पास करेगा, ये पास करेगा, ये बहुत सारा लाइन हो रहा है। लेकिन जो ऐसा है जो दोनों से वो एक यूनिक ही पास कर सकता है, ये भी पॉस्टुलेट है। इसको भी यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करके एग्जांपल्स के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, या गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। उसके बाद है यूक्लिड पॉस्टुलेट में सेकेंड पॉस्टुलेट, टर्मिनेटेड लाइन, जिसको जब यूक्लिड ने टर्मिनेटेड लाइन ही बोला था, जिसको अभी मॉडर्न में अभी आपका जो है ये आपका मॉडर्न ज्योमेट्री में यूज होता है, ये आपका मॉडर्न जियोमेट्री में यूज होता है, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। और आप लोग भी लाइन सेगमेंट ही जानते होंगे। तो लाइन सेगमेंट, इसको पहले टर्मिनेटेड लाइन बोला जाता है। कैन बी प्रोड्यूस्ड इन, अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर का हमने क्या किया, कोई लाइन लिया, इसको हमने ए नाम डाला, इसको बी डाला, ये लाइन सेगमेंट है या टर्मिनेटेड लाइन है। इसको प्रोड्यूस्ड इंडिफिनिटली, इसको इधर भी बहुत सारा हम खींच सकते हैं, इधर भी हम जहाँ मन हो तहाँ खींच सकते हैं, इधर भी जहाँ मन तहाँ खींच सकते हैं, इधर भी, इधर 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 भी, यहाँ वहाँ 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 जहाँ तहाँ खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पोस्टुलेट है। सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर्स एट एनी रेडियस। अब किसी भी रेडियस पे कोई भी मान लीजिए सेंटर ले लिया, अब यहाँ से ये सर्किल बन सकता है और इसी से हमारा ये एक सर्किल भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर से ये सर्किल बन सकता है। तो एक फिक्स पॉइंट से हम बहुत सारा क्या कर सकते हैं, सर्किल खींच सकते हैं। वही चीज़ है, ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कहीं से भी खींच सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से, अब एक जो है यहाँ से भी हम खींच सकते हैं, एक जो है यहाँ से भी, फिर ये बाद में पढ़ें। ये जैसे मान लीजिए ट्रायंगल्स बनाना है तो ऐसे बन सकता है ना। आर्क जो है वो भी तो एक सर्किल का पार्ट ही है। अब देखिए नेक्स्ट है पोस्टुलेट 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये इसमें कुछ है ही नहीं, राइट एंगल जब ये होगा तो हर हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा ना। ये देखिए ये होगा 90 डिग्री। अब हम इतना बड़ा ले लें, ये ले लें, उस ये ले लें यहाँ पर, तब भी 90 डिग्री बनेगा। इस लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं, एंगल से यहाँ पे मतलब है। ठीक है, अब हम इतना बड़ा भी लेकर के 90 डिग्री खींच सकते हैं, इतना बड़ा भी लेकर 90 खींच सकते हैं, हम इतना छोटा लेकर के भी 90 खींच सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, तो सारा एंगल्स जो है वो क्या होगा, राइट एंगल ही होगा। यहाँ पे इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या होना चाहिए, एक हॉरिजेंटल होना चाहिए, एक वर्टिकल होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि इफ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये है और एक ये है, कैसे खींच दिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू, इस पे एक अदर स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉल किया, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल। अब मान लीजिए इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, एक इंटीरियर एंगल ये बनेगा, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, ये आपका एक एंगल 3 बनेगा, एक जो है यहाँ पे 4 बनेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना दोनों के बीच में स्पेस थोड़ा सा कम है। अगर इस दोनों को हम सम करें
तो ये आपका क्या होता है कि लेस देन आपका 180 डिग्री बनेगा, यानी मान लीजिए आपका ये 170 डिग्री बना और ये आपका क्या बना 190 डिग्री बना। ठीक है, ई प्रोड्यूस indefinitely मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल। तो इसको अगर मान लीजिए इंडिफिनिटली बढ़ाया जाएगा तो इस साइड वो कभी नहीं मिलेगा, इस साइड वो कभी नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस दोनों के बीच बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस साइड वो मिल जाएगा, इस साइड वो मिल जाएगा, इस साइड वो जा कर के थोड़ी दूर के जा कर के यहाँ पे जा कर के मिल गया। ठीक है, चूँकि तो वही चीज़ है कि जिस साइड जो है ना वो टू राइट एंगल से कम होगा, उधर जो है अगर लाइन को बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जा कर के मीट करेगा, लेकिन अगर टू राइट एंगल से अगर ज़्यादा हो तो कहीं नहीं मीट करेगा। तो ये एक और चीज़ बनाता है, अगर मान लीजिए टू राइट एंगल से कम हो तब वो क्या होगा कि मीट करेगा, टू राइट एंगल से ज़्यादा है तो कहीं नहीं मीट करेगा। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो तब भी एक दूसरे से कहीं मीट नहीं करेगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ऑलवेज इक्वल होगा। और इसी को क्या कहा गया है, पैरेलल लाइन की संज्ञा दी गई है। यानी वो यहाँ पे और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर 180 डिग्री हो तो ये क्या बन जाता है, ये और ये आपका क्या बन जाता है, पैरेलल लाइंस बन जाता है। तो यहीं से जो है ना वो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन समझ में आ जाता है। ठीक है, और जिसको बाद में चर्चा की गई है, एक और नाम दिया गया है दैट इज पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो वो चीज़ है, अगर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो that were used later to prove many other results by applying deductive reasoning, जिसके बारे में मैंने बताया कि डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करके यूक्लिड थ्योरम का बहुत सारे अदर जो है ना वो आपका प्रूव जो है वो किए गए। तो वैसा स्टेटमेंट मतलब अगर किसी भी स्टेटमेंट का यूज करके ठीक है किसी रिजल्ट को निकाला जाए तो वो आपका प्रोपोजिशन या थ्योरम कहा जाता है। किसी भी जो बेसिक हमारा क्या है स्टेटमेंट का यूज करके डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करके अगर किसी हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं तो वो स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या कहलाता है, आपका प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन होगा, ये प्रोपोजिशन या थ्योरम्स कहलाता है। ठीक है, ये आपका प्रोपोजिशन या थ्योरम्स कहलाता है। तो उन्होंने यूक्लिड ने लगभग कितना 465 प्रोपोजिशंस जो है वो लॉजिकल चेन में इस ढंग से उन्होंने प्रूव किया। ठीक है, 465 प्रोपोजिशन, ध्यान रखिएगा, कम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जिस समय यूक्लिड जो है ना वो क्या कर रहे थे कि अपना फिफ्थ पॉस्टुलेट दिए, उसी समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो मैथमेटिशियन थे उस पर रिसर्च कर रहे थे। तो उसी ढंग से एक प्लेफेयर्स जो थे जो कि स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन प्लेफेयर, उन्होंने 1729 में एक थ्योरम दिया कि फॉर एवरी लाइन एन एंड फॉर एवरी पॉइंट पी, मान लीजिए एक लाइन है, ये लाइन है, ये एल है, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, मान लीजिए एक पॉइंट है ये पी, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी नॉट लाइंग ऑन एल। अब देखिए, अब कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी नॉट लाइंग ऑन एल। अब देखिए इससे पी से कितने लाइन खींच सकते हैं आप, मान लीजिए एक इधर भी खींच लीजिए, एक इधर खींच लीजिए, एक इधर खींच लीजिए, ठीक है, एक इधर खींच लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है कि इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। तो क्या होता है कि एक ही यूनिक लाइन होगा जो कि देयर एग्जिस्ट यूनिक लाइन पासिंग थ्रू एम, ठीक है, एंड नॉट लाइंग टू एल। अब मान लीजिए इससे जो है ना क्या हो सकता है कि अब बहुत सारे जो लाइन खींचेंगे तो एक ऐसा लाइन होगा एम जो कि इस पे एम पे, मान लीजिए ये एम होगा ना, इस एम पे एक ही लाइन होगा, एक ही लाइन होगा जो इस एल से लाइन नहीं करेगा। लाइन को हम खींचें आगे पीछे हम बढ़ाएं तो बहुत सारा ऐसा लाइन होगा, लेकिन एक ही लाइन ऐसा होगा जो कि इस एल से होकर के नहीं गुजरेगा, क्योंकि वो ही लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। नहीं तो और कोई भी लाइन होगा तो हम अगर इसको इंडिफिनाइट तक बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जा कर के वो मीट ही करेगा।
ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन एम होगा जो कि इसके पैरेलल होगा, और वो जो है वो कहीं न कहीं इस एल के जो भी एक पैरेलल लाइन होगा, ठीक है, वो क्या होता है कि जो है वो पैरेलल होगा। एक ही लाइन जो है वो एल और एम के बीच में पैरेलल होगा, और कोई भी लाइन खींचेंगे तो कहीं न कहीं एक दूसरे को कट करेगा। द टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। अब देखिए, दो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो किसी भी सेम लाइन का पैरेलल नहीं हो सकता। सेम लाइन का पैरेलल का क्या मतलब कि मान लीजिए ये एक लाइन है, तो इसका पैरेलल जो है वो एक ये होगा और एक यही होगा, यही हो सकता है। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये मान लीजिए इंटरसेक्टिंग होगा, तो अगर ये लाइन खींचते हैं तो इस लाइन के पैरेलल जो है सिर्फ यही हो सकता है, यही हो सकता है। क्योंकि और अगर मान लीजिए इसको हम आगे बढ़ाएं तो इस लाइन को कहीं ना कहीं कट कर देगा, इस लाइन को बढ़ाएंगे तब भी इस लाइन को कहीं ना कहीं कट कर देगा। इसलिए इस लाइन के पैरेलल जो है ना वो एक ही लाइन है, यानी दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो है वो कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, इस लाइन के पैरेलल जो है नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये जो है ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट कहलाया। ठीक है, और उसी समय जो है ना, जिस समय यूक्लिड जो है वो अपना रिसर्च कर रहे थे, बहुत सारे जो अदर मैथमेटिक्सियन थे वो भी इस पे रिसर्च कर रहे थे, और उसी के आधार पे बहुत सारे जो अदर्स आपका ज्योमेट्री है, बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो बन के आए, जो कि हमारे मॉडर्न जो ज्योमेट्री है उसका एक पार्ट बना, और बहुत सारे अदर रिसर्च को जन्म दिया, जिसके कारण वो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो इनका जो ज्योमेट्री था वो सिर्फ जो है ना वो आपका प्लेन सरफेस के लिए था। क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक स्फेयर लेते हैं, ये एक स्फेयर लेते हैं जैसे गेंद है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम लाइन को खींचना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं न कहीं पे मीट करेगा वो। ठीक है, वो कहीं न कहीं पे जा कर के क्या होगा, एक पॉइंट पे वो जिसका मान लीजिए जो गेंद का जो टॉप भाग जैसे अर्थ है, ठीक है, यहाँ से भी अगर हम खींचना स्टार्ट करें तो कहीं न कहीं पे जा कर के एक पॉइंट पर वो मीट कर ही देगी। ठीक है, यानी इसके इसके इस पॉइंट से अगर खींचना शुरू करेंगे ना उसका चारों बगल से, तो कहीं न कहीं पे जा कर के एक दूसरे से मीट करवा देता है। ठीक है, ये पॉइंट से जा कर के देखेंगे, यहाँ से अगर हम 90 डिग्री खींचें, यहाँ से हम 90 डिग्री खींचें, तो इसका जो है ना ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जा कर के वो मीट कर देता है। प्रत्येक पॉइंट पे अगर हम 90 डिग्री खींचना स्टार्ट करें तो वो जो है किसी एक ही पॉइंट पर जाके मीट करवाता है। तो इसीलिए इसको जो है ना वो जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए वैलिड है, आपका स्फेयर के लिए वो वैलिड नहीं हो पाता है, और उसी के लिए एक नया ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ जो कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहलाया। ठीक है, जिसको हम लोग स्फेरिकल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इजकल टू बी सी, प्रूव दैट ए सी इजकल टू हाफ ए बी। अब मान लीजिए एक दो पॉइंट है, एक है ए एंड एक पॉइंट है ये बी, और एक पॉइंट है सी। ठीक है, अब यहाँ पे ए सी इजकल टू आपको बी सी दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए सी को मिलाइए और फिर बी सी को मिलाइए। ठीक है, इसको मिला लिए, आपको क्या गिवन है यहाँ पे लिखिए, गिवन है आपका ए सी इक्वल बी सी। इतना तक तो ठीक है। ओके, आपको क्या करना है ए सी, अब देखिए ए सी ए और बी से, ए और बी से कोई हम एक ही यूनिक लाइन खींच सकते हैं, कोई एक ही यूनिक लाइन खींच सकते हैं, ये हमें एग्जाम्स में हम पढ़ सकते हैं। वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन फ्रॉम टू गिवन, वी कैन ड्रॉ क्या होता है ओनली वन यूनिक line passing through two given points। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए सी प्लस बी सी इक्वल आपका ए बी हो जाएगा, और आपका यहाँ पे देख दिए हैं ए सी प्लस बी सी, यानी आप बी सी की जगह पे आप ए सी रख लीजिए, ए सी प्लस ए सी इजकल टू आपका क्या होगा ए बी। तो देयर फोर आपका क्या होगा दैट इज टू ए सी इजकल टू ए बी, तो ए सी इजकल टू दैट इज ए बी,
बाय 2। यही आपको प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक और क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड होता है, देख लेते हैं। यहाँ पे है इन फिगर ए सी इजकल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इजकल टू सी डी। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन है, दैट इज ये ए डी आपका स्ट्रेट लाइन है। सबसे पहले ये समझना है कि ए डी जो है ना आपका क्या है, ए डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और आपका क्या दिया हुआ है, ए सी इजकल टू बी डी दिया हुआ है। अब देखिए ए सी कहाँ से कहाँ तक है, ए सी यहाँ से यहाँ तक है, और बी डी कहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, बी सी हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्स का यूज करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ सेम थिंग्स आर, इफ़ इक्वल्स आर डिवाइडेड फ्रॉम इक्वल्स, आपका लिख सकते हैं इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, ठीक है, द रिमाइंडर आर इक्वल। रिमाइंडर आर इक्वल, ये अपना एग्जाम्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए सी माइनस बी सी इक्वल आप लिखेंगे दैट इज पी डी माइनस बी सी, ठीक है। तो आप ए सी में से इस बी सी को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, दैट इज आपका बच जाएगा ए बी, ठीक है, इक्वल बी डी में से भी आप बी सी घटाएंगे, इस बी डी है इसमें से बी डी घट जाएगा तो बच जाएगा सी डी, ये बच जाएगा आपका सी डी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड यूजिंग इक्लूड्स डिवीजन लेम सॉरी यूजिंग इक्लूड बेसिक एग्जाम्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देख लें, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है आपको 10th में पढ़ना। तो इतना सारा चीज़ है, यानी आपका ये जो है ना बेसिक जो है वो चीज़ ख़त्म हो गया। इसका कुछ अगर क्वेश्चंस होगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए एंड शेयर कीजिए इस चैनल को। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं। देखिए जेबीएस ऑनलाइन, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। तो सीइंग यू अगेन, गुड बाय।